हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36, डोंट फ्लर्ट विथ मी रुद्रांश। अब आगे। कुछ देर बाद उसने फिर अनिरुद्ध को ब्लैंकेट से कवर किया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, अंडस्को, मैं तुम्हें ऐसे पागल होते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने उसके बालों पर किस किया और वहां से बाहर चला गया। इधर अनिरुद्ध गहरी नींद में सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर इस वक्त एक इंसान शराब पी रहा था। तभी उस कॉटेज का दरवाजा खुला और गुस्से के साथ दूसरा इंसान अंदर आते हुए बोला, अंडस्को, अमितेश जोशी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह वापस बुलाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे तो मैं फिर से तुम्हारा काम करने लगूंगा? भूलो मत 5 साल पहले क्या हुआ था और किस तरह से मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा था। ये सुनकर वो इंसान जो शराब पी रहा था वो रुक गया और सामने खड़े इंसान को देखने लगा। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद अमितेश जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देखा उस इंसान ने अपने हाथों की मुट्ठी और कसकर बंद कर लिया और फिर तभी अमितेश ने हंसकर कहा, अंडस्को, शेरा शेरा, तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। यू नो वॉट, मैं वाकई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम ही तो हो जो मेरा ये काम कर सकते हो। ये सुनते ही शेरा ने गुस्से के साथ कहा, अंडस्को, भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगा। ये सुनकर अमितेश ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, तुम कोई भूलने वाली चीज नहीं हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और अब तुम्हें एक बार फिर से मेरा वही 5 साल पुराना काम करना होगा। ये सुनते ही शेरा के भाव बदल गए और वो उसे एक पल देखता रह गया। वो दूसरे ही पल गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देखो अमितेश, 5 साल पहले ही मैंने कह दिया था कि अब मैं तुम्हारे किसी भी गलत काम में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। तो तुम अभी भी मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगा? हरगिज नहीं, तुम्हारे पास बहुत से आदमी है, किसी से भी तुम अपना ये काम करवा सकते हो। मैं अब चला, दोबारा मुझे याद मत करना, आइंदा ही मुझे ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करना। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी अमितेश ने हंसते हुए कहा, सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, क्या बात है? उसकी ये बात सुनते ही शेरा के चलते कदम रुक गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए अमितेश की तरफ मुड़ा और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अमितेश ने भी अब शराब पीते हुए सीरियस आवाज कहा, मेरे कहने का मतलब साफ है कि मेरे इस बुरे काम में सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते हो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसे मेरी पूरी सच्चाई पता है और जो मेरा पूरा सच जानता है, उसे मैं ऐसे खुले नहीं छोड़ सकता। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे। ये सुनते ही दूसरे ही पर शेरा ने कहा, तो फिर तुम फिर से मुझे वही सारे काम करवाओगे? लेकिन जहां तक मुझे पता है वो कहीं गायब हो गई है। उसका 5 सालों में कोई अता पता नहीं है, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही अमित गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मुझे खबर मिली है वो इंडिया में है और उसके साथ साथ वो मुंबई में भी है। ये सुनते ही अचानक से शेरा के भाव बदल गए और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अभी तक वो मरी नहीं, वो जिंदा है? उसके जवाब में अमितेश ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी जिंदा है और इस वक्त मुंबई में है। जब से मुझे ये बात पता चली है, तब से मेरे रातों की नींद उड़ गई है। मैं जल्द से मार देना चाहता हूँ, जैसे 5 साल पहले मैंने उसके बच्चे को मारा था। उसकी ये बात सुनते ही आप शेरा बिल्कुल खामोश हो गया और उसे बस चुपचाप हैरानी के साथ देखता रहा। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अंबिका अपने कमरे में डॉक्टर से बात कर रही थी। तभी उसने कहा, सर, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है। क्या आप एक बार दवा चेक करके बताएंगे कि कहीं दवा में तो कोई इशू नहीं आ रहा है? इसके जवाब में उधर से सीनियर सर ने कहा, अंबिका, मैंने कहा ना, मैं मिस्टर रुद्रांश के बेटे के लिए खुद से मेडिसिन रेडी करता हूँ। दवा में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दवा में गड़बड़ हुई तो मिस्टर रुद्रांश हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। इसलिए मैं दवा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेता। जरूर कुछ वैसे प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से अनिरुद्ध इस तरह से वाइल्ड और एग्रेसिव हो गया था। ये सुनकर अंबिका ने उदासी के साथ कहा, कुछ वक्त पहले मैं कितनी खुश थी कि फाइनली और जो मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, पर एक बार फिर से उसकी वैसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ गलती कर दी।
उधर से सीनियर सर ने कहा, मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत लो फील कर रही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तुम फिक्र मत करो, तुम दोबारा ट्राई करो, इस पर सब अच्छा होगा। ये सुनकर अब अंबिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट करने हुई। पर तभी उधर से आवाज आई, बाय द वे मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है। तुम आज रात के डिनर पर आना पसंद करोगी? ये सुनकर अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। उधर से सीनियर डॉक्टर ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, अब तुम शाम को आना और उसे खुद बात कर लेना, क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसके मूड स्विंग्स इतनी ज्यादा बिगड़ गए हैं कि मैं उन्हें संभाल नहीं पाता। ये सुनकर अंबिका मुस्कुराए और बोली, ओके, मैं आज रात आने की कोशिश करूंगी। तभी सीनियर डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा दूंगा। उसके बाद अंबिका ने स्माइल के साथ कॉल कट कर दिया और पीछे मुड़ी। पर सामने खड़े रुद्रांश उसको देखकर वो चौंक गई और घबराकर बोली, ओ गॉड मिस्टर रुद्रांश, आप तो कभी कभी मुझे हार्ट अटैक ही दे देंगे। सामने ऐसे पीछे क्यों खड़े थे? मैं कितना डर गई थी कि। ये कहकर वो अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस लेने लगी, लेकिन रुद्रांश उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट को देखते हुए बोला, तुम इतना हंसकर डॉक्टर से ऐसी कौन सी बात कर रही थी? ये सुनते अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मैं उनकी भी। उसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले रुद्रांश गुस्से से उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लिसन, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कह रही हो। देखो, ये तुम्हारा प्रोफेशन है और अपने प्रोफेशन में इस तरह से डॉक्टर के साथ अटैचमेंट रखना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें नेक्स्ट टाइम से उस इंसान से ऐसे हंसकर या मुस्कुराकर बात नहीं कर सकते। मेरी बात नहीं याद रखना। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ गया। वही अंबिका को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी अभी रुद्रांश ने उससे कहा क्या। तभी अचानक से वो रुद्रांश के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से के साथ बोली, मिस्टर रुद्रांश, अभी अभी ये क्या बिहेवियर था आपका? ये सुनकर रुद्रांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मैंने क्या किया? अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, क्या आपको पता नहीं है कि इस तरह से किसी दूसरे की बात सुनना गलत मैनर्स होता है? आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, क्या आपने बेसिक नॉलेज भी नहीं सीखी? उसकी ये बात सुनकर जो रुद्रांश ने आप अपने दोनों हाथ को पॉकेट के अंदर डाला और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम इस वक्त मेरे घर में, मेरे दिए गए कमरे में और मेरे सामने खड़ी हो, वो भी मेरे बेटे के डॉक्टर बनकर, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। ये कहाँ का लॉजिक है? ये सुनकर अंबिका हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, तो इसका मतलब मैं आपके घर में रह रही हूँ और आपके बेटे का इलाज कर रही हूँ, तो आप कुछ भी करेंगे और मैं बस ऐसे सुनती रहूंगी? इसके जवाब में रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अंबिका ने झुंझलाते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आज के बाद से आप हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे और मैं अपने प्रोफेशन में कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। वो मेरे सीनियर डॉक्टर और ही इज वेरी टैलेंटेड, और मुझे अपने सीनियर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात करना अच्छे से आता है। ये सुनते ही रुद्रांश ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाए और बोला, तो तुम उस इंसान से बात करोगी, तुम यही कहना चाहती हो? ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए अंबिका ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज मैं जिस तरह इलाज कर रही हूँ वो उनके बदौलत है। ये सुनते ही रुद्रांश आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे पसंद नहीं तुम इस तरह से किसी से मुस्कुरा कर बात करो। ये सुनकर अंबिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और फिर वो रुद्रांश उसी आंखों में टक देखकर बोली, लेकिन ऐसा क्यों? आपको क्यों नहीं पसंद है किसी से ऐसी बात करूं? इसके जवाब में बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ रुद्रांश ने कहा, क्योंकि तुम अभी मेरे बेटे की डॉक्टर हो। मैं नहीं चाहता तुम बेवजह किसी के मैटर में फंसो या फिर अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो। ये सुनकर तो अब अंबिका पागल होने लगी और उसने कहा, मिस्टर रुद्रांश, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं अपने सीनियर डॉक्टर से बात करूंगी तो इसे मैं अपने काम में कैसे डिस्टर्ब हो जाऊंगी? ये कैसी बेहुदा की बात कर रहे हैं आप? इसके जवाब में रुद्रांश अपनी गुस्से वाली नजरों से उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई बेतुकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। मैं नहीं चाहता
तुम जब तक मेरे बेटे का इलाज कर रही हो तब तक किसी भी ऐसे डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में आओ, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और अगर अब दोबारा तुमने उस इंसान से ऐसे मुस्कुराकर या हंसकर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया और वहां से बाहर जाने लगा। वही अब अंबिका तो ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड ही हो गई थी। उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, एक्चुअली मुझे आपसे बताना था कि मैं आज शाम को अपने सीनियर डॉक्टर के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ, तो आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा और मैं अनिरुद्ध को मेडिसिन देकर और अच्छे से सुलाकर जाऊंगी। ये कहकर वो क्लोजेट की तरफ जाने लगी। लेकिन रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बहुत ही खराब हो गए थे। वो गुस्से से उसके तरफ मुड़ा और बोला, यू कांट गो। ये सुनकर अंबिका के चलते कदम रुक गए और वो ना समझी में बोली, लेकिन क्यों? मैं तो अपना सारा काम करके जा रही हूँ ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रुद्रांश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्योंकि रात को भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये सुनकर अब अंबिका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आज आपको आखिर हो क्या गया है? आप ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? आई थिंक आपने शायद काम ज्यादा कर लिया है, इसलिए ठीक से सो नहीं पाएंगे। जाए, जाकर सो जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये सुनते ही रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मैं कोई पागलों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें आज रात काम करना पड़ेगा। ये सुनकर अब अंबिका ने चिढ़कर अपने हाथों को फोल्ड किया और बोली, ओके, तो बताएं मुझे किसके लिए आज रात काम करना पड़ेगा? क्योंकि अनिरुद्ध को तो मैं मेडिसिन देकर सुला दूंगी, फिर बचा कौन जिसके लिए मैं काम करूं, वो भी रात भर। ये सुनकर रुद्रांश कुछ पल चुप रहा है, फिर दूसरे ही पल बोला, तुम मेरे लिए काम करोगी? ये सुनते अंबिका हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोलो, व्हाट? आपके लिए वो भी मैं काम करूंगी? पर कौन सा काम और कैसा काम? मैं डॉक्टर हूँ, कोई आपकी एडवाइजर नहीं जो ऑफिस के कामों में आपकी हेल्प करेगी। आई थिंक आपको अपने असिस्टेंट को बुला लेना चाहिए। तभी गुस्से ने साथ रुद्रांश ने कहा, वो इस वक्त बिजी है, मैं अकेले फाइल्स को रीचेक करके बोर हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए वो काम करना पड़ेगा। ये सुनकर अंबिका गुस्से के साथ कुछ कहती उससे पहले उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया, मिस्टर रवि तो खुशी के साथ है और इस वक्त खुशी को भी होश नहीं आया है, शायद इसीलिए मिस्टर रुद्रांश अकेले ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए? पर मैं तो बिजनेस के बारे में ठीक से कुछ जानती भी नहीं, पर उन्होंने कहा कि फाइल रीचेक करनी है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पर मैंने तो सर से कहा था कि मैं आज रात डिनर पर आऊंगी। ओ गॉड, मैं किस में फंस गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी वो ये सब कुछ कह रही थी कि तभी रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, जल्द से जल्द फैसला लो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहले तुम यहाँ पर रहकर मेरे फाइल रिचेकिंग में मेरी मदद करो, जैसा कि मेरा असिस्टेंट यहाँ पर नहीं है और मैं किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि मैं तुम्हारे साथ उस डिनर पार्टी पर चलूंगा। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना पड़ेगा और वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करती हो। ये सुनते ही अचानक से अंबिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो दूसरे ही पल बोली, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे, वो भी सीरियल डॉक्टर के घर? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहे हैं? या फिर आप भूल गए हैं कि आप असलियत में है कौन? आप रुद्रांश अग्निवंशी है जो कभी किसी के दहलीज पर नहीं जाते, और आप कह रहे कि आप एक छोटी सी डिनर पार्टी पर जाएंगे, वो भी मेरे साथ। ये सुनते ही रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बाकी वो शायद पार्टी छोटी या हो या बड़ी, आई रियली डोंट केयर वेल। जल्द से जल्द फैसला लेकर बताओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर अंबिका ये सारी बातें सुनकर बस हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गई। एपिसोड 37, रुद्रांश की ओवब्जेसिवनेस। अब आगे। अभी वो ये सब कुछ कह रही थी कि तभी रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, जल्द से जल्द फैसला लो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं।
पहले तुम यहाँ पर रहकर मेरे फाइल रिचेकिंग में मेरी मदद करो, जैसा कि मेरा असिस्टेंट यहाँ पर नहीं है और मैं किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि मैं तुम्हारे साथ उस डिनर पार्टी पर चलूंगा। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना पड़ेगा और वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करती हो। ये सुनते ही अचानक से अंबिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो दूसरे ही पल बोली, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे, वो भी सीनियर डॉक्टर के घर? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहे हैं? या फिर आप भूल गए हैं कि आप असलियत में है कौन? आप रुद्रांश अग्निवंशी है जो कभी किसी के दहलीज पर नहीं जाते, और आप कह रहे कि आप एक छोटी सी डिनर पार्टी पर जाएंगे, वो भी मेरे साथ। ये सुनते ही रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बाकी वो शायद पार्टी छोटी या हो या बड़ी, आई रियली डोंट केयर वेल। जल्द से जल्द फैसला लेकर बताओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर अंबिका ये सारी बातें सुनकर बस हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गई। अंबिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब कहे भी तो क्या कहे। उसने शॉक्ड होकर आखिर में खुद से कहा, अंडस्को मिस्टर रुद्रांश, आखिर चाहते क्या है? वो ऐसी अजीब से बिहेव क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों जताना चाहते हैं जैसे कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कभी मेरी फिक्र कर ही नहीं सकते। उन्हें दुनिया में अगर किसी की फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की, इसके अलावा उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो फिर आखिर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये कहते हुए वो गुस्से के साथ बोली, अंडस्को चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब मिस्टर रुद्रांश को उनकी मनमर्जी नहीं करने दूंगी। मैं उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो। ये कहते हुए वो आखिर में गहरी सांस ली और वहां से वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ विला में इस वक्त अमितेश सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने कॉल पिक किया और बोला, अंडस्को क्या हुआ शेरा, तुमने इतनी जल्दी मेरा काम कर दिया? इसके जवाब में उधर से शेरा ने गुस्से के साथ कहा, अंडस्को नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए कॉल किया था कि जिस हॉस्पिटल में तुमने 5 साल पहले हुए उस गंदे काम को दफन करने की कोशिश की थी, वो शायद अब दुनिया के सामने आएगा। ये सुनते ही दूसरे ही पल अमितेश के चेहरे की वो सारी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गुस्से के साथ बोला, अंडस्को ये क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो? इसके जवाब में शेरा ने कहा, अंडस्को हाँ, मैं पूरे होशो हवास में ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ देर पहले ही ये बात पता चली है, इसलिए तुम एक बार अस्पताल में बात कर लो, वरना पता चले तुम्हारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाए। ये सुनते अमितेश ने तुरंत कॉल कट किया और जल्दबाजी के साथ अस्पताल में कॉल डायल किया। कुछ ही देर में वहां के सीनियर डॉक्टर ने कॉल पिक किया तो अमितेश ने गुस्से के साथ कहा, अंडस्को मैंने तुम्हें इतने पैसे खिलाए थे क्या इस दिन के लिए कि तुम मेरा सच ऐसी दुनिया के सामने लाओ? ये सुनते ही उधर से डॉक्टर ने कहा, अंडस्को हमने ऐसा नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, बल्कि जब आपने हमें पैसे दिए थे तभी हमने मुंह बंद कर लिया था। ये सुनकर अमितेश ने कहा, अंडस्को अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये सच बाहर कैसे आ रहा है? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, अंडस्को आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसके बारे में पता लगाता हूँ। इसके बाद अमितेश ने दांत पीसकर कहा, अंडस्को तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरा सच बाहर आया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ अमितेश ने कॉल कट किया और गुस्से के साथ बोला, अंडस्को आखिर तुम कहाँ हो? एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी औकात बताऊंगा। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें तो अब वापस आना ही पड़ेगा। ये कहते हुए अमितेश जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो गया था। अंबिका अनिरुद्ध के कमरे में आई। उसने देखा कि अनिरुद्ध अभी भी सो रहा था, जिसे देखकर वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अंडस्को आपकी कंडीशन वापस पहले जैसी कैसे हुई इसके बारे में मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पहले जैसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी।
ये कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और तभी कमरे के अंदर रमा आते हुए बोली, अंडस्को मैडम, मैंने सुना कि आज आप रात को डिनर पर जाने वाली है। इसके जवाब में अंबिका ने कहा, अंडस्को हाँ, मैं जाने वाली हूँ और मैं आपके पास ही आने वाली थी क्योंकि आप मेरे गैर मौजूदगी में अनिरुद्ध का ख्याल रखिएगा। हालांकि यह अभी सोकर नहीं उठेगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक आप इसे संभाल लीजिएगा। ये सुनकर रमा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडस्को जी मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। बाकी सर तो यहाँ पर रहेंगे ही, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो संभाल लेंगे। ये सुनकर अब अंबिका के दिमाग में फिर से वो ख्याल आने लगा जब रुद्रांश ने उससे कहा था कि वो खुद भी उसके साथ जाएगा। ये सोचकर अंबिका ने न चाहते हुए कहा, अंडस्को अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे राम आंटी को बताऊं कि मिस्टर रुद्रांश भी मेरे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं लेकर जाऊंगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी और मैं अपने सीनियर डॉक्टर के इस न्यूट्रिशन को मना भी नहीं कर सकती। वो अभी सोच में ही पड़ी थी कि तभी रमा ने कहा, अंडस्को क्या हुआ मैडम, आप कुछ सोच रही है? इसके जवाब में अंबिका ने आखिर में कहा, अंडस्को एक्चुअली मेरे साथ मिस्टर रुद्रांश भी डिनर पर जाने वाले हैं। ये सुनते ही रमा ने हैरानी के साथ कहा, अंडस्को ये आप क्या कह रही है? इसके जवाब में अंबिका ने अपना सर हमें हिलाकर कहा, अंडस्को हाँ, वो भी मेरे साथ जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर अब वो मेरे साथ ही जाएंगे, इसलिए आपको यह अनुरोध को संभालना होगा। ये सारी बातें सुनकर रमा आपको रमा में पड़ गई और आखिर में बोली, अंडस्को मुझे लगता है कि मिस्टर रुद्रांश आपको अकेले नहीं जाने देना चाहते। ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, अंडस्को लेकिन ऐसा क्यों? इसके जवाब में रमा ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को मैंने तो पहले ही कहा था मिस्टर रुद्रांश आपको सबसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हो, इसलिए वो आपको अकेले ना जाने देना चाहते हो। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, अंडस्को क्या ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। इसके जवाब में मुस्कुराकर रमा ने कहा, अंडस्को हाँ, शायद मुझे गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और अब आप जाकर रेडी हो जाए क्योंकि आपके जाने का भी वक्त हो गया है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली गई और वही अंबिका ये सब सुनकर हैरानी के साथ खड़ी रह गई। उसने धीरे से खुद से कहा, अंडस्को आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर रुद्रांश मेरे लिए प्रोटेक्टिव कैसे हो सकते हैं? रमा आंटी कुछ भी कह रही है, मुझे इतना नहीं सोचता चाहिए। ये कहते हुए वो वहां से सीधे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने एक पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, बालों को उसने पिनअप करके खुला छोड़ दिया था और चेहरे पर बस एक न्यूड मेकअप था जिसमें ही वह काफी खूबसूरत लग रही थी। खुद को देखकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को काफी वक्त बाद में ऐसे रेडी हो रही हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ लगातार काम ही कर रही हूँ। ये कहते हुए वो अपना फोन लिया और वहां से बाहर निकल गई। वो जब बाहर गेट पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। सामने इस वक्त रुद्रांश कार से टिक करके खड़ा था। उसने एक ब्लैक आउटफिट पहन रखा था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन अंबिका को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश उसे ऐसे रेडी होकर वो भी कार लेकर खड़ा देख अंबिका को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस होने लगा। कुछ दिनों से रुद्रांश का बिहेवियर उसके लिए कुछ बदल गया था जो वो समझ नहीं पा रही थी। तभी अंबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को हेलो मिस्टर रुद्रांश, आप तो वाकई रेडी हो गए हैं। इसके जवाब में रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंडस्को और तुम तो मुझे भी ज्यादा रेडी होकर जा रही हो, क्या बात है? क्या तुम अपने डॉक्टर को वाकई अपने जाल में फंसना चाहती हो? रुद्रांश के मुंह से खुद के लिए इस इल्जाम को सुनकर अंबिका का मुंह खुला का खुला रह गया और वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, अंडस्को मिस्टर रुद्रांश स्टॉप इट, आप ये कैसी बकवास बात कर रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश गुस्से के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, बकवास नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खुद को देखा है तुमने कैसे रेडी होकर जा रही हो? क्या उस इंसान को तुम्हें दिखाना है? अंबिका को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या बोले, क्योंकि रुद्रांश बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहा था। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, अंडस्को रुद्रांश आप मुझसे ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते, मैं आपके बेटे की डॉक्टर हूँ, आपको मेरी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
ये सुनकर तो रुद्रांश ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को आई विल रिस्पेक्ट यू, पर जिस तरह से तुम रेडी होकर जा रही हो मुझे ये पसंद नहीं आया। तुमने कभी घर में तो खुद को ऐसे रेडी नहीं किया क्या? घर में कोई देखने वाला नहीं है जो घर में तुम बिल्कुल नॉर्मल बनी फिरती हो। अंबिका बिल्कुल स्पीचलेस हो गई और वो बस एकटक रुद्रांश को देखते रह गई। तो रुद्रांश ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को ये आखिरी बार है जब तुम ऐसे रेडी होकर कहीं बाहर जा रही हो, इसके बाद तुम ऐसे कभी नहीं जाओगी, अब चलो चुपचाप। ये कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे कार में चला गया। अंबिका कार में चुपचाप बैठ के उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुद्रांश की अजीब अजीब बातें चल रही थी। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन हो गया। जो डांस कर में आया खुद ड्राइव करने लगा, जिसे देखकर अंबिका ने नासमझी में कहा, ड्राइवर कहाँ है? इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि मेरे साथ अकेले कर में तुम्हें डर लग रहा है। तो डांस की डायरेक्ट ये बात सुनकर अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, आप कभी तो सीधे मुझे जवाब दे सकते हैं। रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, नहीं, तुम्हारे जैसे सवाल होंगे जवाब भी तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। ये सुनकर अंबिका ने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, पर मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल किया था, मैं तो सिर्फ ड्राइवर के बारे में पूछ रही थी, आप ही मुझे उल्टा जवाब दे रहे हैं। जो चार्ल्स कर की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, काफी दिनों से मैं ड्राइव नहीं किया था इसलिए मैं आज ड्राइव करना चाहता था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर अंबिका फिर विंडो से बाहर देखने लगी और अपना सर नाम में दिला दे ठंडी हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। शतरंज का सारा ध्यान इस वक्त सामने था, पर तभी उसके लंबे बालों की एक जुल्फ रुद्रांश के चेहरे पर आ गई, जिसे महसूस करते ही अचानक से इसका फोकस अंबिका के ऊपर चला गया। अंबिका अपने में ही खोई हुई थी, उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो ट्रांसलेशन एक पल के लिए बस देखा ही रह गया, पर तभी अचानक से अंबिका की नजर सामने गई और वह जोर से चिल्लाए, मिस्टर रुद्रांश ब्रेक लगाए, सामने बाइक वाला आ रहा है। उसकी आवाज सुनते ही तो सही, पर जो रुद्रांश ने ब्रेक लगाया, जिसे देखकर हम भी अपने सीने पर हाथ राखी और लंबी लंबी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड आपने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया, वरना मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कहकर अब वह गुस्से से रुद्रांश को देखकर बोली, और आपका ध्यान कहाँ है? आप सामने देखकर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे? इसके जवाब में रुद्रांश ने उसे हुए कहा, अपनी जुल्फों को समेट लो, यह मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इसके जवाब रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हूं, सो प्लीज इन्हें बांध लो। ये सुनकर अंबिका का चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। अपने खुले बालों को पूरा फोल्ड कर लिया और रुद्रांश से वापस से कार स्टॉप की। कार वहां से निकल गई। कुछ ही देर बीता था कि कार घर के बाहर आकर रुकी। उस घर को देखकर अंबिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुद्रांश से कहा, अंडरस्को रुद्रांश हम पहुंच गए। रुद्रांश ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है ना इस घर को देखकर? ये सुनते ही अचानक से अंबिका के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो नासमझी में रुद्रांश को देखने लगी। तभी रुद्रांश कार से बाहर निकला और उसके तरफ का गेट ओपन किया। अंबिका कार से बाहर निकली और रुद्रांश को समझाते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर रुद्रांश, बस मैं आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ कुछ भी ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, क्योंकि आप ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। सो प्लीज आप सिर्फ मेरी इतनी सी बात मान लीजिएगा और हो सके तो आप चुप ही रहिएगा। ये सुनते ही दूसरे पल रुद्रांश के भाव बदल गए और वह गुस्से के साथ उसे देखने लगा। एपिसोड 38, वो प्रेग्नेंट है। अब आगे। इसके जवाब में रुद्रांश ने उसे हुए कहा, अपनी जुल्फों को समेट लो, यह मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इसके जवाब रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हूं, सो प्लीज इन्हें बांध लो।
ये सुनकर अंबिका का चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। अपने खुले बालों को पूरा फोल्ड कर लिया और रुद्रांश से वापस से कार स्टॉप की। कार वहां से निकल गई। कुछ ही देर बीता था कि कार घर के बाहर आकर रुकी। उस घर को देखकर अंबिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुद्रांश से कहा, अंडस्को रुद्रांश, हम पहुंच गए। रुद्रांश ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है ना इस घर को देखकर। ये सुनते ही अचानक से अंबिका के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो नासमझी में रुद्रांश को देखने लगी। तभी रुद्रांश कार से बाहर निकला और उसकी तरफ का गेट ओपन किया। अंबिका कार से बाहर निकली और रुद्रांश को समझाते हुए बोली, अंडस्को मिस्टर रुद्रांश, बस मैं आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ कुछ भी ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, क्योंकि आप ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। सो प्लीज आप सिर्फ मेरी इतनी सी बात मान लीजिएगा और हो सके तो आप चुप ही रहिएगा। ये सुनते ही दूसरे पल रुद्रांश के भाव बदल गए और वह गुस्से के साथ उसे देखने लगा। रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर दूसरे ही पल उसके हाथ को पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो वहां पर बेफिजूल की बातें करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे वहां क्या बोलना है और कैसे चुप रहना है, तो मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया और वही ये सारी बातें सुनकर अंबिका का मुंह बन गया। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त रवि वार्ड के बाहर खड़ा था। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर निकला तो रवि ने गुस्से के साथ कहा, आखिर उसे कब होश आएगा? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ और आप सब कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, सॉरी पर मुझे आपसे अब ये बात आखिर में बतानी पड़ेगी। ये सुनकर रवि ने कहा, कौन सी बात? इसके जवाब में अपना उसे हिलाते हुए डॉक्टर ने कहा, एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त वो कोमा में जा चुकी है। उनके सर पर बहुत ही भारी चोट आया था और खून ज्यादा बह जाने की वजह से उन्हें हम अभी के लिए होश में नहीं ला सकते। इसलिए वो कोमा में है और मैं ये भी नहीं जानता कि वो कब तक कोमा से वापस बाहर आएंगी, क्योंकि अभी कुछ भी उनको होश नहीं है। ये सुनते ही रवि बिल्कुल शॉक हो गया और अचानक से वो 2 कदम लड़खड़ा गया। पीछे साक्षी जो अपने हाथ में कॉफी का मग लेकर आ ही रही थी, उसके हाथ से वो कॉफी छूटकर जमीन पर गिर गई और वो जोर से चिल्लाई, क्या मेरी दोस्त कोमा में चली गई? डॉक्टर उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, जी हाँ, वो इस वक्त कोमा में है। साक्षी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तुरंत आगे बढ़ी और रवि को संभालते हुए बोली, सर आप संभालिए खुद को। लेकिन रवि को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए सीधे बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वो कोमा में नहीं जा सकती। मैंने उसे कितना प्यार किया था, तो मुझे छोड़कर ऐसे कोमा में नहीं जा सकती। ये कहते हुए वो एकदम से खामोश हो गया और साक्षी ने उसे संभालते हुए कहा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, आप शांत हो जाए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कोमा में गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो अभी भी जिंदा है, उनकी सांसें चल रही है। वो बहुत जल्द अपने होश में आ जाएगी, बस भगवान पर भरोसा रखिए। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल रवि ने गुस्से के साथ कहा, मैं क्या भरोसा रखूं? अभी अभी तो मैंने उसके साथ वक्त बिताना शुरू किया था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं देता और काम में उलझा रहता हूँ। पर मैं वाकई उसे टाइम देने के बारे में सोचा था। पर मुझे नहीं पता था कि इस तरह से हो जाएगा। अगर मुझे एहसास होता तो मैं हमेशा उसके पास रहता और उसे जिंदगी भर प्यार देता। ये कहते हुए अचानक से रवि की आंखों से आंसू निकल आए। साक्षी पहली बार रवि को इस तरह से सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए रोते हुए देख रही थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो आगे बढ़ी और दूसरे ही पल रवि को अपने सीने से लगा ली। रवि उसके सीने से लगकर अब रोने लगा। कहते हैं कि इंसान कभी नहीं रोता, वो सिर्फ तभी रोता है जब उसे दिल से तकलीफ होती है। और उसे इस वक्त दिल से तकलीफ हो रही थी। खुशी से उसने बेइंतहा प्यार किया था, पर अपने काम के चलते वो कभी खुशी के लिए टाइम नहीं निकल पाया।
पर अब खुशी की ऐसी हालत से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साक्षी ने रवि को संभालते हुए कहा, बस कीजिए, अब आप रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो आगे चलकर खुशी को कैसे संभालेंगे। अभी तो उसे आपकी साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज सर, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। उसकी बात सुनकर रवि ने अब अपनी आंखें बंद की। लगभग 10 ही सेकंड बाद उसने साक्षी को दूर धक्का दे दिया। साक्षी 2 कदम लड़खड़ा गई और हैरानी के साथ बोली, सर क्या हुआ आपको? इसके जवाब में गुस्से के साथ रवि ने कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं साक्षी को अकेले दम पर संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर साक्षी ने गुस्से के साथ कहा, आप फिर से जाने की बात कर रहे हैं। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों हर बार मुझे खुद से दूर भेजते रहते हैं? इसके जवाब में रवि ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ मेरा सिर दर्द बढ़ाती हो। जैसे ऑफिस में तुम कोई काम नहीं करती, बस हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो, वैसे तुम यहाँ भी मुझे परेशान कर रही हो। अचानक से साक्षी की आंख में आंसू आ गए। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि रवि ने उसे ऐसे बात क्यों कह दी थी। तभी उसने कहा, आई थिंक यू आर राइट। मैं आपका सिर दर्द बढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो अपना कदम पीछे लेने लगी और वहां से जाने लगी। रवि ने भी उससे अपनी नजरें फेर लिया और वो खुशी के वार्ड की तरफ बढ़ गया। इधर साक्षी रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जब अंबिका रुद्रांश के साथ उस घर के अंदर गई तो गेट पर ही सीनियर डॉक्टर विमल खड़े थे। विमल ने अंबिका को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अंबिका, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक से उनकी नजर पीछे रुद्रांश पर चली गई, जो उन्हें ही घूरते हुए अंदर आ रहा था। रुद्रांश को देखकर विमल को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो अंबिका से धीरे से नासमझी में बोले, मिस अंबिका, आप मिस्टर रुद्रांश को यहाँ क्यों लेकर आई है? सब कुछ ठीक है ना? अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि रुद्रांश यहाँ पर आखिरी वक्त में आया था और उसे वक्त भी नहीं मिला कि वो विमल से इसके बारे में कुछ भी बता सके। लेकिन आखिर में उसने गहरी सांस लिया और हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली सर, मिस्टर रुद्रांश मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए मैंने कहा कि वो भी हमारे साथ डिनर पर चल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। इसके जवाब में अपना सरनामे हिलाते हुए दूसरे ही पल विमल ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मिस्टर रुद्रांश अपनी मन से खुद चलकर हमारे घर डिनर के लिए आए हैं। एक तरह से तो हमारा घर आज बहुत ही लकी हो गया। उनकी ऐसी बात सुनकर अंबिका ने बस अपना सिर हिलाया। तभी विमल आगे बढ़े और तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर बोले, हेलो मिस्टर रुद्रांश, मैं ही आपके बेटे का सीनियर डॉक्टर हूँ और मैंने ही अंबिका को आपके बेटे के लिए अपॉइंट किया है। इसके जवाब में रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसके हाथ को घूरा, लेकिन उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, जिसे देखकर अंबिका को कुछ ऑकवर्ड महसूस हुआ, जिस वजह से उसने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हैं? वो आपके बेटे के सीनियर डॉक्टर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुमने ही कहा था कि मैं यहाँ पर ना तो कुछ बात करूं और ना ही कुछ भी रिएक्ट करूं, इसलिए मैं खामोश हूँ। ये सुनकर अब अंबिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्रांश का करे तो क्या करें। तभी विमल ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोले, कोई बात नहीं, आप सब अंदर आइए। ये कहकर वो सीधे अंदर की तरफ बढ़े और अंबिका भी उनके पीछे पीछे गई। तो रुद्रांश ने अंबिका के हाथ को पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हें ज्यादा इस हिसाब से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके? ये सुनकर अंबिका ने भी धीरे से कहा, लेकिन मिस्टर रुद्रांश, आपको थोड़ा सा तो अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने अभी तक उस इंसान को गोली नहीं मारी, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए। ये सुनकर तो अंबिका को चक्कर आने लगा। तभी हाल में पहुंचते ही विमल ने मुस्कुरा कर कहा, अंबिका, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अंबिका जानती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, इस वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन रुद्रांश ने जैसे ही ये बात सुनी और उसके चेहरे की स्माइल देख उसके भाव बदल गए। अंबिका अपनी जगह से उठी और जाने को हुई, लेकिन तभी रुद्रांश ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर अंबिका ने कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दिया, डॉक्टर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, वो सारी बातें यहाँ भी तो हो सकती है ना। ये सुनकर अब अंबिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि रुद्रांश की बातें उसे अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश प्लीज, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप यहीं पर बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी रुद्रांश बोला, तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अकेले नहीं जाने दूंगा। मुझे इस इंसान पर भरोसा नहीं है, ये तुम्हारे साथ अकेले में कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनते ही अब अंबिका का मुंह खुला का खुला रह गया और वो तुरंत विमल को देखने लगी। विमल भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, बस कीजिए मिस्टर रुद्रांश, आपने हद कर दी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना गंदा सोचने की? क्या आप इसीलिए यहाँ पर आए थे? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, कौन सी बात करने जा रहे हो तुम दोनों? मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देती, क्या चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? ये कहकर वो अब गुस्से से विमल को देखकर बोला, और तुम डॉक्टर हो इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगे। ये मेरे बेटे की डॉक्टर है और मैं तुम्हें इसके साथ कुछ भी करने नहीं दूंगा, समझे तुम? ये सुनकर अब विमल को तो समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो सिर्फ अंबिका को ही देखने लगा। अंबिका को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो ऐसी सिचुएशन में रुद्रांश की वजह से फंस जाएगी। उसने रुद्रांश से धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर विमल वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो रुद्रांश ने इसके जवाब में गुस्से के साथ कहा, तो फिर ये इंसान कैसा है बताओ मुझे। ये तुम्हें अकेले कमरे में लेकर जा रहा है और तुम कह रही हो कि ये इंसान गलत नहीं है। ये सुनकर अब अंबिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और परेशान होकर बोली, इनफ मिस्टर रुद्रांश, आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। इट सर नॉट राइट। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। वाकई मुझे इस इंसान के इरादे पर भरोसा नहीं है। ये इंसान तुम्हारे साथ कमरे में कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को जो भी बात करनी है तुम दोनों यहीं पर करो। मैं कमरे में अकेले नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर अब अंबिका से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गुस्से से दांत पीसकर विमल से बोली, सर आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी तरह से यहीं पर लेकर आइए, मैं उनसे यहीं पर बात कर लूंगी। आई नो वो इस वक्त चलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ भी करके आप उन्हें यही लेकर आइए जिससे कि मिस्टर रुद्रांश के दिमाग में जो ये गंदगी चल रही है वो दूर हो जाए और उन्हें एहसास हो कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे कमरे में सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे थे क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो चलकर ठीक से नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा अचानक से रुद्रांश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और वही विमल भी बस हैरानी के साथ रुद्रांश को ही देखता रह गया। एपिसोड 39 अनटाइटल्ड चैप्टर डोंट रीड। मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए आज नहीं दे पाई, कल जरूर आएगा इसी वक्त पर आगे की स्टोरी। अब आगे। रमा ने जैसे अंदर का नजारा देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई। एक तरफ एक जंजीर बंधी हुई थी और उस जंजीरों में एक लगभग 5 साल के बच्चे के दोनों पैरों को बांधा गया था और इस वक्त वो बच्चा अपने घुटनों को हक किया अपना सिर नीचे दबाए चुपचाप बैठा हुआ था। चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था और कुछ खून के भी धब्बे थे। ये सब कुछ देखकर रमा अपना थूक टिकते हुए बोली, अनी बेटा क्या हुआ है आपको? क्या आप मुझसे बात करोगे? देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, लेकिन अभी तक उस बच्चे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था।
रमा फिर से उसके करीब गई और अब वो उसके पास धीरे से बैठ गई। उसके पास बैठते हुए उसने उसे डिनर प्लेट को वहीं रख दिया और उस खून के धब्बे को हल्के से छूने लगी। वो खून ताज़ा था जिसे देखते ही रमा ने डरते हुए कहा, क्या आपने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई है? दिखाए कहाँ लगी है आपको चोट? ये कहते हुए बहुत धीरे से उसके सर पर हाथ रखी। लेकिन सर पर हाथ रखते ही अचानक से वो बच्चा एकदम से अपना सिर उठाया और दूसरे ही पल रमा को खुद से दूर जोर से धक्का दे दिया। रमा दूर जा गिरी और वो डरते हुए बोली, बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? कहते हुए उसके हाथों को देखने लगी। उसके हाथों पर कट था और उसके छोटे से हाथ से खून बह रहा था, लेकिन इस वक्त उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी छोटी छोटी आंखों में भी इस वक्त जैसे गुस्से के साथ खून भरा हो और वो जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ पैर पटकते हुए बोला, आनी को किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला रहना है। ये सुनकर घबराते हुए रमा ने कहा, नहीं बेटा आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, मैं हूँ और आपके डैडी है, आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो बच्चा गुस्से से अपने पैरों में बांधे हुए जंजीरों को जोर जोर से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई हेट योर डैडी, डैडी आई हेट यू। मुझे अकेला रहना है, अकेला रहना है मुझे, चले जाओ सबके सब चले जाओ, मैं सबको मार डालूंगा, कोई मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथों से अपने बालों को लगातार खींचने लगा और वो वहीं जमीन पर इधर से उधर कसमसाने लगा। उसकी ये हालत देखकर रमा बहुत ज्यादा डर गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और लगभग कमरे से बाहर भागते हुए बोली, छोटे साहब की हालत बहुत बिगड़ गई है, मुझे अब बड़े साहब को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं संभालने वाले। ये कहते हुए वो भी लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई और इधर वो बच्चा अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। उसके पैरों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो उसे लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने आसपास की सारी चीज इधर से उधर गिराने लगा। वहां का नाइट लैंप भी टूटकर नीचे गिर गया। चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। इधर रमा जल्दबाजी के साथ भागते हुए नीचे आई। उसने तुरंत कॉल डायल किया। कुछ ही पल में वहां पर कॉल पिक हुआ और भारी आवाज आई। What happened? रमा ने डरते हुए कहा, बॉस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। प्लीज आप जल्द से जल्द चले आइए, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो लगातार अपनी जंजीरों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप परमिशन दे तो क्या हम कुछ वक्त के लिए उनकी जंजीरें खोल दें? ये सुनते ही उधर से एक सर्द आवाज आई, बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी उसकी जंजीर नहीं खुलनी चाहिए जब तक कि मैं वहां नहीं आ जाता। दरवाजे को लॉक कर दो, देखना कि वो कहीं बाहर ना निकलने पाए। इसी के साथ कॉल कट हो गया। उधर रमा ने जब ये सब कुछ सुना तो उन्होंने परेशान होकर कहा, पता नहीं बॉस कब उन्हें जंजीरों से आजाद करेंगे। आधी से ज्यादा बीमारी तो उन जंजीरों में कैद रहने से ही हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जंजीरों से आजाद कर देना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि अगर एक बार उन जंजीरों से वो आजाद हुए तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे और सबको खतरे में डाल देंगे, लेकिन अभी भी तो वो वही कर रहे हैं। वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और अभी तक उनकी बीमारी का कोई हल भी नहीं मिल पाया है। मुझे तो उनके फ्यूचर की टेंशन होती है। पता नहीं फ्यूचर में वो किस तरह के इंसान बनने वाले हैं। जब वो अभी इतने एडजेक्टिव है तो आगे चलकर वो पता नहीं क्या करेंगे। ये कहते हुए वो फिर से उस रूम की तरफ देखने लगी जहां से अभी भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाकी सारे नौकर भी अभी तक ये सब कुछ सुनकर डरे हुए थे। तभी वो सब आपस में कुछ बातें करने लगे और बोले, अब तो यहाँ पर काम करने में भी डर लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो और अब रमा आंटी भी छोटे बॉस के पास जाने से डरने लगी है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी एक औरत ने कहा, पर मैंने सुना है कि छोटे साहब के लिए डॉक्टर मिल गई है। ये सुनते ही सभी नौकर उस औरत को देखने लगे। उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने सुना है कि वो कोई विदेशी डॉक्टरन है जो छोटे साहब का इलाज करने आ रही है, और तो और वो कल से यहीं पर रहेगी। इसका मतलब अब हमारे सर का सारा टेंशन खत्म।
उसकी ये बात सुनते ही रमा ने हैरानी के साथ कहा, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? इसके जवाब में उस औरत ने कहा, रवि सर फोन पर सुबह बात कर रहे थे, उनसे हमें पता चला, लेकिन अभी तक बॉस ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। लेकिन रवि सर उनके असिस्टेंट है, उन्हें तो बॉस के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए हमें यकीन है कि कल से हमारी मुसीबत का हल आ रहा है। उसकी ये बात सुनते ही रमा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा टिक पाएगा। ये सुनकर उसे औरत ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो लगता है कि आप चाहती नहीं कि छोटे बॉस का इलाज हो। ये सुनते ही रमा ने गुस्से के साथ कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब भी कोई यहाँ आने वाला होता है, पहले ही आप अपनी काली जुबान से कह देती है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और यही सच भी होता है। वो सिर्फ 1-2 दिन ही टिक पाता है, उसके बाद यहाँ से भाग जाता है, और इस बार भी आप यही कह रही है, लेकिन क्या पता इस बार कोई ऐसा आए जो बॉस का अच्छी तरीके से इलाज कर दे, और इस तरह से हमारी भी जिंदगी से ये सारे बुरे दिन खत्म हो जाए। ये सुनकर रमा ने गुस्से के साथ उस औरत को देखकर कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती ना? उस छोटे से बच्चे को लेकर कैसी कैसी बातें सोचती हो? तुम सब ने कभी सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा कैसे ये सब सहन करता होगा? अपनी बीमारी के चलते ना तो वो कभी बाहर जाता है, और ना ही वो ढंग से किसी से बात कर पाता है। क्या तुम सबको पता है कि उसके दिल में क्या चलता है? तुम सब उसके पास नहीं जाते, लेकिन मैं जब उसके पास जाती हूँ और जब मैं उसकी आंखों में वो तकलीफ और आंसू देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम सबको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम सब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के बारे में ही सोचते हो। ये कहकर वो वहां से चली गई। हो वही औरत और बाकी नौकर ये सब कुछ सुनकर चुप हो गए। तभी उस औरत ने चिढ़कर कहा, आंटी खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है। बॉस ने उन्हें छोटे बॉस की जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम सबको कुछ भी कहेंगी। तभी दूसरी ने कहा, वैसे वो बात तो सही कह रही है, हम हमेशा छोटे बॉस को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बेचारे वो कितना कुछ झेलते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वो जंजीर में बंद कर रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि बाकी बच्चे उनकी उम्र के कितने अच्छे से बाहर खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक उनकी किस्मत है। तभी वो औरत वहां से जाते हुए मुंह बनाकर बोली, बिना माँ के बिना बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर बॉस ने पहले ही शादी कर लिया होता और छोटे बॉस के पास एक माँ आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन बॉस ने शादी नहीं की और आज उनकी वजह से उनके बेटे की ऐसी हालत है। ये कहकर वो वहां से चली गई और बाकी सब ने भी अपना अपना सर हिला दिया। अनिरुद्ध और भी ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका छोटा सा गोरा सा चेहरा बेहद लाल था, दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन इस वक्त उसके बाल उसके पूरे माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसके लुक को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं अकेले रहूंगा। और भी ज्यादा चीखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं अकेले रहूंगा। और भी ज्यादा चीखने लगा। तभी वो अपनी जंजीरों को पकड़कर खींचने लगा। वो जंजीर बेड के सिरहाने से बंधी हुई थी। वो इतना ताकत लगा रहा था कि एक पल के लिए वो बेड भी हिल गया। लेकिन तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, अनिरुद्ध स्टॉप इट। उसे एक आवाज को सुनते ही अनिरुद्ध एकदम से रुक गया और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी नजरें गेट की तरफ मारा। इस वक्त रुद्रांश खड़ा था और रुद्रांश के पीछे रवि खड़ा ये सब कुछ पर चुपचाप देख रहा था। रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर बढ़ने लगा। तभी रवि ने कहा, बॉस शांति से काम लीजिएगा, इस वक्त छोटे बॉस काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन रुद्रांश ने उसकी एक बात नहीं सुनी, वो सीधे गुस्से के साथ अनिरुद्ध के करीब बढ़ा। अनिरुद्ध के पास जाते ही उसने अनिरुद्ध के हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और उसके हाथों से बह रहे खून को देखकर बोला, क्या हालत कर लिया तुमने अपनी? मैंने तुमसे कहा था ना कि जंजीरों को खोलने की बेवजह कोशिश मत करना। अनिरुद्ध अभी भी बस लंबी लंबी सांस लेते हुए रुद्रांश को देख रहा था।
उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो बिल्कुल चुप था और वो बस अपने लाल बालों से ढके आंखों से रुद्रांश को देख ही जा रहा था। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ रवि से कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ये सुनकर रवि ने तुरंत अपना सर हिला दिया। रवि दूसरे ही पल फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रुद्रांश गुस्से से अनिरुद्ध के मुट्ठियों को खोलने लगा, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों को काफी कसकर बंद कर रखा था। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अनिरुद्ध क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? अभी के अभी अपने हाथों को खोलो। लेकिन अनिरुद्ध ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ उसके मुट्ठियों को खोल दिया और उसी वक्त अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, लीव मी डैड। ये कहते हुए उसने रुद्रांश को जोर से धक्का दे दिया और तुरंत जंजीर सहित दौड़ते हुए बेड के नीचे घुस गया। ये देखते ही रुद्रांश अपने हाथों की मुट्ठियां बना लिया और वही रवि चौंक गया। क्यों है ऐसी हालत अनिरुद्ध की? आखिर क्या हुआ है उसे? एपिसोड 40, रुद्रांश का जेलेस होना। अब आगे। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, कौन सी बात करने जा रहे हो तुम दोनों? मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देती, क्या चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? ये कहकर वो अब गुस्से से विमल को देखकर बोला, और तुम डॉक्टर हो इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी करोगे। ये मेरे बेटे की डॉक्टर है और मैं तुम्हें इसके साथ कुछ भी करने नहीं दूंगा, समझे तुम? ये सुनकर अब विमल को तो समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो सिर्फ अंबिका को ही देखने लगा। अंबिका को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो ऐसी सिचुएशन में रुद्रांश की वजह से फंस जाएगी। उसने रुद्रांश से धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर विमल वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो रुद्रांश ने इसके जवाब में गुस्से के साथ कहा, तो फिर ये इंसान कैसा है बताओ मुझे। ये तुम्हें अकेले कमरे में लेकर जा रहा है और तुम कह रही हो कि ये इंसान गलत नहीं है। ये सुनकर अब अंबिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और परेशान होकर बोली, इनफ मिस्टर रुद्रांश, आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। ईट सर नॉट राइट। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। वाकई मुझे इस इंसान के इरादे पर भरोसा नहीं है। ये इंसान तुम्हारे साथ कमरे में कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को जो भी बात करनी है तुम दोनों यहीं पर करो। मैं कमरे में अकेले नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर अब अंबिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से दांत पीसकर विमल से बोली, सर आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को किसी तरह से यहीं पर लेकर आइए, मैं उनसे यहीं पर बात कर लूंगी। आई नो, वो इस वक्त चलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ भी करके आप उन्हें यही लेकर आइए जिससे कि मिस्टर रुद्रांश के दिमाग में जो ये गंदगी चल रही है वो दूर हो जाए और उन्हें एहसास हो कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे कमरे में सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे थे क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो चलकर ठीक से नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा अचानक से रुद्रांश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और वही विमल भी बस हैरानी के साथ रुद्रांश को ही देखता रह गया। और फिर दूसरे ही पल रोहन ने अंबिका को देखकर कहा, अंबिका तुम्हें पता है ना कि वो ठीक से चल नहीं पा रही है, इसलिए प्लीज मिस्टर रुद्रांश को समझाओ कि वो तुम्हें अंदर जाने दे। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये इंसान बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो जबरदस्ती मेरे साथ चले आए और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही हूँ। ये कहकर वो वापस से कमरे की तरफ देखते हुए बोली, मैडम प्लीज आप बाहर आ जाएं, मैं आपसे बाहर ही बात कर लूंगी। लेकिन तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इंसान शादीशुदा है? लेकिन तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इंसान शादीशुदा है? ये सुनकर अब अंबिका का दिमाग खराब हो गया और उसने कहा, ये कौन सी बात हुई? मैं आखिर आपसे ये क्यों बताऊं कि मिस्टर रोहन शादीशुदा है या नहीं? क्या ये भी कोई बताने वाली बात है? ये सुनकर रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, अफसोस तुम्हें मुझसे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम जिसके साथ डिनर करने के लिए आ रही हो वो शादीशुदा है ना कि सिंगल।
अंबिका को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रुद्रांश के इस बात का जवाब दे तो क्या दे। उसने ना समझी में कहा, पर इस बात का लॉजिक क्या है? मैं आखिर आपसे क्यों बताऊंगी कि वो शादीशुदा है या नहीं? बल्कि आपको तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसे गुस्से के साथ देखा और फिर रोहन की तरफ घूरते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी हो गई है और आपकी बीवी भी है जो कि प्रेग्नेंट है। आप उसे लेकर जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर रोहन को अब कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने एक नज़र अंबिका को देखा। अंबिका अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसे देखकर रोहन ने कहा, अब चलो मेरे साथ कमरे में, तुम वहीं पर मेरी वाइफ से मिल लेना और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ये सुनकर अंबिका ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो मुंह बनाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर रुद्रांश सोफे पर लीन होकर बैठ गया। वही कमरा के अंदर इस वक्त रोहन की बीवी अपने पेट को पकड़कर सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसे देखते ही अंबिका मुस्कुराए और उसके पास जाते हुए बोली, हेलो मैडम, कैसी है आप? और कैसी है मेरी लिटिल प्रिंसेस? ये सुनते ही सुनैना ने गुस्से के साथ कहा, तुम भी लिटिल प्रिंस बोल रही हो? अभी इसी बात के लिए मेरी रोहन के साथ लड़ाई हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटा हो, इसलिए प्लीज तुम ये कहो कि मुझे बेटा होगा। उसकी बात सुनकर अब अंबिका ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मैं इस लड़की को समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे बेटी चाहिए, ना कि कोई बेटा। पर ये है कि सिर्फ मुझसे लड़ाई कर रही है और अब तुम ही इसे समझाओ। ये सुनकर आखिर में अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, चाहे बेटा हो या बेटी, वो तो भगवान की देन होता है। हमें तो बस उनके साथ खुश रहना चाहिए और उसके साथ आगे की जिंदगी सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए फिर रोहन ने कहा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ और इसे समझाओ, क्योंकि एक तुम ही हो जो इसे समझ पाती हो, वरना ये लड़की मेरी बातें तो समझती नहीं है। ये सुनकर सुनैना ने रोहन को घूरते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप अंबिका के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए आपको सबक सिखाऊं और अपने बच्चे को आपको टच भी न करने दूं। ये सुनते ही रोहन हैरान हो गया और तुरंत बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो तुरंत उसके पास आया। वही अंबिका उन दोनों की ये क्यूट सी नोक-झोंक देखकर मुस्कुराने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और अचानक से उसके सामने उसका अतीत आने लगा और धीरे से उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। उसने अपने मन में कहा, एक वक्त था जब मैं भी ऐसे प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरे साथ ना ही मेरा पति था और ना ही वो इंसान जिससे वो बच्चा था। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई। जबकि मेरी जगह सुनैना मैडम कितनी खुश है और उनका बच्चा भी कितना लकी होगा, और उसी जगह मेरा बच्चा जिसे पता ही नहीं होगा कि उसकी माँ भी कहीं एग्जिस्ट करती है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मेरा बेटा जिंदा है तो कहाँ है, किसके साथ है और किसके पास है। ये सब कहते हुए अंबिका किसी सच में डूबी हुई थी। पर तभी रोहन ने अंबिका को देखकर कहा, अंबिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर अंबिका फिर अपने होश में वापस आई और बोली, हाँ सर, बताए ना, क्या बात करनी है? सी। इसके जवाब में रोहन उसे लेकर थोड़ा साइड में गया और बोला, मिस्टर रुद्रांश को यहाँ देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर डिनर करने के लिए आया है। रुद्रांश के बारे में सुनकर अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, सच कहूं तो जब उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, तब मैं भी बहुत ज्यादा शॉक थी। मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर वो यहाँ पर मेरे साथ आए तो आए क्यों। उसकी ये सुनकर कुछ सोचते हुए रोहन ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो जेलस फील कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं सिंगल हूँ और तुम एक डिनर डेट पर आने वाली हो। ये सुनते ही अंबिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने कहा, व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? आई थिंक आपको गलतफहमी हो रही है मिस्टर रुद्रांश, आपसे जेलस फील क्यों करेंगे अगर मैं आपके साथ कोई डेरा डेट पर आऊंगी तो? ये सुनकर मुस्कुराते हुए रोहन ने कहा, मैंने सुनैना से प्यार किया है, इसलिए प्यार में क्या कैसे होता है मुझे सब स्टेज के बारे में पता है।
मैं सिर्फ मरीजों का ही डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि मैं दिल का भी डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने मिस्टर रुद्रांश की आंखों में एक पल के लिए खुद के लिए इतनी ज्यादा जलन देखी कि मुझे डर लगा कि कहीं वो अपने जलन से मुझे मार ही ना डाले। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तब जाकर उनके चेहरे के वो एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए और फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो तुम्हारे लिए वो जालस हो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि तुम किसी भी लड़के के साथ ऐसे डेट पर जाओ, और इसीलिए वो खुद तुम्हारे साथ यहाँ पीछे पीछे आ गए। ये सारी बातें सुनकर तो अब अंबिका बिल्कुल शॉक ही रह गई, उसे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर रोहन मुस्कुरा दिए और उसको कंधे से पकड़कर बोले, यू नो वॉट, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। तुम्हें आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है और ना ही तुम्हें अभी प्यार की ऐसी फीलिंग्स पता है जिसमें जलन पे जैसे विकरार और तकरार होता है। ये सारी बातें सुनकर वाकई अंबिका ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, सर सच कहूँ तो मुझे वाकई आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऑलरेडी मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से आपकी ऐसी बातें मेरे दिमाग को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। क्या मुझे आप साफ साफ बताएंगे कि आखिर ये प्यार असलियत में होते क्या है? क्योंकि सच में मुझे किसी से कभी प्यार नहीं हुआ। बेशक से मैं पहले शादीशुदा थी, पर आपको तो मैंने सब कुछ बताया है कि मेरी शादी किस कंडीशन में हुई थी और किसी इंसान से हुई थी। उसे इंसान से तो मुझे कभी चाहकर भी प्यार नहीं हो सकता और उसके पहले भी मुझे कभी प्यार नहीं हुआ और उसके बाद भी 5 साल तक मैंने अपने आप को ऊंचा उठाने में लगा दिया, जिस वजह से मैंने प्यार जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। पर अब आपकी ऐसी बातें मुझे परेशान कर रही है। उसके परेशानी भरे चेहरे को देखकर रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और अब मैं तुम्हें प्यार की भी क्लासेस दूंगा। जैसे मैं तुम्हें अनिरुद्ध को ठीक करने के लिए बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूँ, उसी तरह अब हम प्यार की क्लास से शुरू करेंगे। प्यार की क्लासेस का नाम सुनकर अंबिका बिल्कुल हैरान थी और वो भी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले किसी ने झटके के साथ अंबिका को रोहन से दूर खींच लिया। अंबिका सीधे रुद्रांश के सीने से टकराई। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, ऑलरेडी आपकी बीवी है लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आती किसी दूसरी लड़की को प्यार की क्लासेस देते हुए? आप इतनी घटिया कैसे हो सकते हैं? कहीं मैंने गलती तो नहीं करती अपने बेटे का इलाज आपके साथ करवाकर? उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहन बिल्कुल शॉक हो गया और वही अंबिका भी हैरान थी। उसने दूसरे पर गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? क्या भूल गए वो आपके बेटे का इलाज कर रहे हैं? आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश दांत पीसते हुए कहा, अभी तक इस इंसान के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट आ गया था, लेकिन इसने कुछ देर पहले जिस तरह से तुम्हारे साथ हरकत की और इसने जिस तरह से तुम्हें टच किया था और ये जिस तरह से तुम्हें प्यार की क्लासेस देने की बात कर रहा था, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि ये अपनी बीवी को भी डिजर्व नहीं करता। ये सुनते ही अब रोहन ने आखिर में गुस्से के साथ कहा, यू नो मिस्टर रुद्रांश, अभी तक आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन अब आप हमारे रिश्ते के बारे में ऐसे सवाल नहीं कर सकते। सॉरी टू से, पर मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ जितना कि आपने कभी किसी से नहीं किया होगा। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और धोखा देने की बात तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ बात रही अंबिका को प्यार की क्लासेस देने की बात, तो मैंने उससे ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसे अभी असलियत में नहीं पता कि प्यार होता क्या है। वो नहीं जानती कि प्यार की असली फीलिंग क्या होती है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसे समझाऊंगा कि प्यार क्या होता है, जिससे कि वो सामने वाले इंसान से प्यार कर सके और उसके प्यार की फीलिंग्स को समझ सके। पर शायद आप कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में गलत सोचते हैं, कोई बात नहीं। ये कहकर उसने फिर अंबिका को देखकर कहा, अंबिका, ऑलरेडी मेरा पेट बहुत भर गया है, इसलिए अब मैं डिनर नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी बीवी के मेडिसिन का वक्त हो गया है। ये कहकर रोहन वहां से सुनैना की तरफ बढ़ गए और वही अंबिका ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। वो रुद्रांश को देखकर गुस्से से बोली, मिल गई आपको शांति? कर लिया आपने जो आपको करना था।
इसलिए आप मेरे साथ आए थे ना। यू नो वॉट मिस्टर रुद्रांश, आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए तो मैं आपको माफ कर देती, लेकिन आपने जो आज मिस्टर रोहन के साथ किया वो सही नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे गंदी नजरों से नहीं देखा, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी खुद की नजर गंदी है जो हर किसी को देखकर बदल जाती है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब आप मुझसे दूर रहिएगा। वो गुस्से से सीधे वहां से बाहर निकल गई और वही रुद्रांश उसकी ये सारी बातें बस एक तक सुनता रह गया। लेकिन दूसरे पल वो भी अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाते हुए वहां से बाहर उसके पीछे चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।